नमस्कार दोस्तों, मैं सतबीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी कुछ देर पहले मैं कुछ मीडिया रिपोर्ट देख रहा था, तो उसमें मुझे एक इंटरव्यू दिखाई दिया चौधरी बिरजेंद्र सिंह का। बिरजेंद्र सिंह चौधरी वीरेंद्र सिंह के लड़के हैं। वही वीरेंद्र सिंह जो कांग्रेस के बहुत पुराने नेता थे और फिर बीच में 2014 में वो बीजेपी ज्वाइन कर ली थी उन्होंने, और बीजेपी में भी उनका कैबिनेट में जो केंद्रीय मंत्री का पद था और काफ़ी रिस्पेक्ट उनको मिली थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसके बाद फिर वो वापस कांग्रेस में आ गए। उन्हीं के लड़के हैं बिरजेंद्र सिंह। वैसे बिरजेंद्र सिंह एक आईएएस हैं और कई जिलों के डीसी रहे हैं। तो उन्होंने आज अपने इंटरव्यू में कहा था कि मैं हारा नहीं, मुझे हराया गया है और मुझे हराने वाले हैं दुष्यंत चौटाला जी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। तो मैं ये रिपोर्ट देख रहा था दोस्तों, तो इसमें मैं थोड़ा सा और बताना चाहूँगा बिरजेंद्र सिंह जी के बारे में। बिरजेंद्र सिंह जी, पहली बात तो ये है कि कभी वो यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करना ही नहीं चाह रहे थे, यानी वो आईएएस बनना ही नहीं चाह रहे थे। लेकिन खैर उन्होंने आईएएस का एग्जाम क्लियर कर लिया और वो आईएएस चुन भी लिए गए और उन्होंने कई जिलों में हरियाणा में डीसी के पद पे काम भी किया। लेकिन उनकी इच्छा ये हुआ करती कि वो शुरू से ही राजनीति से जुड़ना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने बताया कि उनकी खुद की जो रुचि थी वो आईएएस में नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने 21 साल तक नौकरी की और उसके बाद रिजाइन दे दिया ताकि उनका राजनीति में आने का सपना पूरा हो। तो उन्होंने 2019 में दोस्तों बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़ा था हिसार से लोकसभा का, और वो जीत भी गए थे और बीजेपी के सांसद रहे वो 5 साल तक। लेकिन उसके बाद फिर अगले चुनाव में जब उनको ये दिखाई दिया कि बीजेपी टिकट नहीं देगी, तो उन्होंने वापस जो वीरेंद्र सिंह और उनके साथी ब्रजेंद्र सिंह आगे थे कांग्रेस में, और कांग्रेस ने 2024 में उनको टिकट दिया उचाना लोक विधानसभा से। और उचाना विधानसभा से इतनी जबरदस्त फाइट थी कि वो सिर्फ 32 वोटों से हार गए, और ये हरियाणा की सबसे क्लोज फाइट थी कि 32 वोटों से वो हार गए। हालांकि उन्होंने अब इन के लिए थोड़ी गड़बड़ी का आरोप लगा कर ना हाई कोर्ट में केस भी कर रखा है, और वो मामला चल भी रहा है कि उन्हें जानबूझ कर हराया गया। तो पहले तो उन्होंने ये कहा था कि वोटों में धांधली हुई। फिर उन्होंने जब इतनी क्लोज फाइट थी, तो अब उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है, एक दो दिन पहले इंटरव्यू में कहा था कि इस चुनाव को पहली बात तो ये है कि बीजेपी ने जाट वर्सेस जाट कर दिया, और दूसरा फिर ये है कि जब दुष्यंत चौटाला जी को ये लगा कि वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे, तो उन्होंने अपने समर्थकों को इशारा कर दिया कि वो जो जीतने वाले कैंडिडेट थे, बीजेपी के जो कैंडिडेट थे, उनको वोट डाल दें। और इस तरह से मेरे जो वोट हैं वो कम हुए। और इसके अलावा जो बीजेपी ने जाट वर्सेस नॉन जाट का किया था, देवेंद्र रतरी को मेरे सामने उतार दिया था, जो जाट कम्युनिटी की वोट थी, वो सारी की सारी जो वोट है वो चली गई बीजेपी के पास। और इसके अलावा और जो निर्दलीय उम्मीदवार थे वो भूपेंद्र हुड्डा ने उतारे थे मेरे खिलाफ, और वो जाट कम्युनिटी के ही वोट थे, और अगर वो खड़े ना होते तो मैं निश्चित रूप से इस चुनाव में जीत जाता। तो अब दोस्तों उनके इस आरोप की हम थोड़ा सा विवेचना करना चाहेंगे। पहली बात तो ये है कि अगर वो जाट कम्युनिटी से हैं, तो इसका ये तात्पर्य नहीं है कि जाट कम्युनिटी में किसी और को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है, वो सिर्फ वही चुनाव लड़ेंगे। और जिस एरिया के अंदर, जिस विधानसभा क्षेत्र के अंदर जिस भी कम्युनिटी की वोट होती है, हर एक पार्टी उसी कम्युनिटी का एक उम्मीदवार उतारती है। और उचाना और ये जींद बेल्ट है, ये जाट कम्युनिटी की बेल्ट है। तो उसमें बीजेपी ने भी अगर जाट कम्युनिटी के ज्यादा वोटों को देखते हुए उसको उम्मीदवार को उतार दिया, तो इसमें कौन सी गलत बात थी। तो एक तरफ जाट है तो दूसरी तरफ भी जाट है, तो जाट वर्सेस जाट ही होगा। उसमें तो ये कहने की बात ही नहीं है। अगर दूसरी कम्युनिटी का होता फिर तो ये भी कहते, या फिर हो सकता वो फिर ये इल्जाम लगा देते कि इसमें जाट वर्सेस 35 बिरादरी का नारा दे दिया इसलिए मैं हार गया, तो ये तो थी कहने की बात। लेकिन अब जो उन्होंने एलिगेशन लगाया दुष्यंत चौटाला के ऊपर, तो दुष्यंत चौटाला के ऊपर उन्होंने कहा कि जब वो हारते हुए दिखाई दिए, तो उन्होंने अपने समर्थकों को इशारा कर दिया कि वो उनको वोट डालने की बजाय बीजेपी के उम्मीदवार को या हुड्डा के उम्मीदवार को, मतलब दूसरी तरफ उन्होंने वोटों का डाइवर्सन कर दिया, और इससे मैं हार गया। तो दोस्तों मैं इस बात से भी सहमत नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? क्योंकि दुष्यंत चौटाला जी मुख्यमंत्री रहे हैं और एक पार्टी के एक तरह से सुप्रीमो नहीं तो सुप्रीमो की तरह ही कार्य कर रहे थे, और वो उनको इस चुनाव में अपनी इज्जत बचानी थी।
और उनको ये दिखाई दे रहा था कि इस चुनाव के अंदर वो हारने लग रहे हैं, तो वो एक-एक वोट के लिए संघर्ष कर रहे थे। जितनी भी वोट ज़्यादा मिलती तो कम से कम अगर वो इतनी वोट हासिल कर पाते कि उनका जो कद था वो बरकरार रहता तो वो ज़्यादा बेटर था, बजाय इसके कि वो अपनी वोटों को घटा के ना और दूसरी तरफ वोटों का डाइवर्सन करें। अब उनकी जो वोट है वो 8,000 से भी कम 7,900 या 7,600 समथिंग वोट आई थी। अगर ब्रजेंद्र सिंह का ये कहना है कि उन्होंने 5, 7, 10,000 वोट दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिए, तो ये मेरे हिसाब से तो उनकी गलत कैलकुलेशन है, क्योंकि मान लीजिए 10,000 वोट अगर उनके कहने से दूसरी तरफ पड़े, तो अगर वही 10,000 वो अपने उसमें डलवाते तो 7 साढ़े 7,000 की जगह 17,500 वोट होते। कम से कम एक सम्मानजनक स्कोर तो होता ना, कम से कम इतना वोट तो होता ना कि उनको ये लगता है कि भाई चलो एंटी इनकम्बेंसी थी तो फिर भी उन्होंने कुछ वोट लिए। इतनी जमानत जब्त नहीं होती है और इनकी जितनी इंसल्ट हुई वो नहीं होती। तो कौन आदमी ऐसा है जो अपनी इंसल्ट जानबूझ के करवाएगा, और खासकर जब दुष्यंत चौटाला जैसा शख्स, जिसका पूरा पार्टी का दारोमदार जिसके ऊपर था, उनकी जीत हार के ऊपर उनका भविष्य टिका हुआ था, उनकी पार्टी का भविष्य टिका हुआ था, वो अपने वोटों को दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दें, ये दोस्तों समझ से परे की बात है। दूसरा फिर ये मैंने बता दिया कि जाट कम्युनिटी है तो बीजेपी ने भी जाट कम्युनिटी का एक कैंडिडेट उतारा, तो इसमें ये कहने की तो बात ही नहीं है कि बीजेपी ने तो जानबूझ के जाट वर्सेज नॉन जाट कर दिया। अब रही बात भूपेंद्र हुड्डा जी की, भूपेंद्र हुड्डा जी ने सही, ये बात सही है कि कांग्रेस के उम्मीदवार थे बृजेंद्र सिंह, लेकिन दो निर्दलीय उम्मीदवार अगर उसमें खड़े हुए हैं और वो दो निर्दलीय उम्मीदवार इससे अगर वो भूपेंद्र हुड्डा के भी वो हैं समर्थक हैं, तो क्या निर्दलीय के रूप में जब उनको ये पता है कि कांग्रेस की तरफ से बृजेंद्र सिंह को वोट मिला, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा चुनाव लड़ने की थी और उनको लग रहा था कि वो चुनाव जीत जाएंगे, तो वो चुनाव में खड़े हो गए। और उनमें से जो दो आदमियों का, निर्दलीय विधायकों का उन्होंने नाम लिया, एक का वीरेंद्र गोगड़िया का नाम लिया और एक का दिलबाग संडिल का नाम लिया। तो वीरेंद्र गोगड़िया को 31,456 वोट मिले दोस्तों, यानी 31,456 का मतलब ये कि वो तीसरे नंबर पर है। अगर वो डमी कैंडिडेट होते, भूपेंद्र हुड्डा के ही होते या खुद भी कैंडिडेट होते, वो ब्रजेंद्र को हराने के मकसद से खड़े होते, तो 31,000 वोट नहीं मिलते उनको। 5-7 हजार वोट मैक्सिमम भूपेंद्र हुड्डा के कहने से 5-7 हजार वोट मिल जाते। और इस चुनाव में कहीं पर भी भूपेंद्र हुड्डा का ये नहीं था कि भूपेंद्र हुड्डा ने उनको खड़ा किया। जो आदमी 31 आजाद उम्मीदवार के रूप में 30-35 हजार वोट लेने की कैपेसिटी रखता है, तो उसको जीतने का भी उसके अंदर भरोसा था उसको। और मुझे नहीं लगता कि भूपेंद्र हुड्डा के कहने से उसने वो किया होगा। ये हो सकता है कि भूपेंद्र हुड्डा का अगर आदमी, जब भूपेंद्र हुड्डा को ये दिखाई दिया कि ये भी जीत सकता है, तो हो सकता है उसने थोड़ा ये कह दिया भाई उम्मीदवार जीत रहा है तो इसकी तरफ भी देखो, तो ये तो हो सकता है। अब रही बात दिलबाग संडीले की, तो हाँ, दिलबाग संडील की ये हो सकता है, क्यों? क्योंकि उनको तो और भी कम वोट मिली थी। लेकिन आजकल दोस्तों हर आदमी की तमन्ना होती है, हर आदमी की महत्वाकांक्षा होती है कि वो चुनाव लड़े। लेकिन अगर भूपेंद्र हुड्डा की भी इसमें बात करें कि भूपेंद्र हुड्डा ने उनको इसलिए खड़ा किया कि बृजेंद्र सिंह हार जाए, तो इसमें मैं समझता हूँ कि ये राजनीति है। अगर कोई आदमी अपनी राजनीति करता है और अपने हिसाब से करता है तो उसको दोष नहीं दिया जा सकता। ये कंपटीशन का मामला है। अब जब चौधरी वीरेंद्र सिंह यानी बृजेंद्र सिंह के जो पिताजी थे, वो राहुल गांधी के बहुत क्लोज फ्रेंड हुआ करते। और जब शायद भजनलाल मुख्यमंत्री बने थे, तो भजनलाल से पहले मुख्यमंत्री बनने का जो वो था, एक तरह से घोषणा ही लगा लो, वो राजीव गांधी जी ने ये कह दी थी कि मुख्यमंत्री इनको बनाया जाएगा। और उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए लड्डू भी बांट दिए थे। लेकिन अचानक कुछ परिस्थिति ऐसी हुई, शायद राजीव गांधी जी की उसमें मृत्यु हो गई थी उसी टाइम, और शायद इसलिए फिर वो नहीं बन पाए। तो ये तो नसीब की बात है कि वो बने या ना बने। लेकिन जब भूपेंद्र हुड्डा ने ये दिखाई दिया है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह उनके कद को घटा सकते हैं या उनके रास्ते में कांटा बन सकते हैं, तो उन्होंने उनको साइड लाइन लगाने की कोशिश की। तो ये राजनीति है। कल को अगर वीरेंद्र सिंह चीफ मिनिस्टर बनते हैं, तो वीरेंद्र सिंह भी वही काम करेंगे जो भूपेंद्र हुड्डा ने किया। अगर हम इसको सिर्फ एक कांग्रेस या भूपेंद्र हुड्डा की बजाय दूसरी पार्टी के रूप में भी देखें, तो मनोहर लाल खट्टर जी ने भी तो कितने आदमियों को बाहर करने की कोशिश की। अगर हम दक्षिण हरियाणा के नेता राविंदर जी उनका भी नाम ले, तो उनको भी तो इतने कद्दावर नेता है कि मनोहर लाल खट्टर को ये लगता है कि कभी भी वो उनको सुपरसीड करके सीएम बन सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने राविंदर जीत को भी खुदा लाइन लगाने की कोशिश की। तो भूपेंद्र हुड्डा ने अगर चौधरी वीरेंद्र सिंह को खुद लाइन लगाने की कोशिश की या उनको पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया, तो ये भूपेंद्र हुड्डा की अपनी राजनीति थी। कल को अगर अवसर आता तो चौधरी वीरेंद्र सिंह भी वही करते।
या फिर किरण चौधरी, अगर उनको मौका मिल जाता तो वो भी वही करती। भजन लाल के लड़के कुलदीप बिश्नोई थे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चौधरी भजन लाल जी से जो सत्ता ली थी, वो एक तरह से जबरदस्ती सत्ता ली थी। तो अगर कभी मौका मिलता कुलदीप बिश्नोई जी को, तो वो भी भूपेंद्र हुड्डा को 1 सेकंड में पार्टी से बाहर करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। तो ये राजनीति है, अपनी-अपनी राजनीति है, अपने-अपने फ्यूचर है। तो इसमें मुझे वैसे लगता तो नहीं कि ऐसा होया होगा, लेकिन ऐसा होया भी। तो उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स की है। तो आप लोग अपनी पॉलिटिक्स करें। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि सिर्फ 32 वोट का जो डिफरेंस है, उसमें उनको दुख जरूर हो रहा है, और होना भी चाहिए कि इतनी क्लोज फाइट के बावजूद सिर्फ 32 वोटों से वो हार गए। अगर 32 वोट भी मिल जाते तो आज वो विधायक होते, और शायद जो अब उनके दिल में दुख या फ्रस्ट्रेशन है वो ना होती। लेकिन ये तो राजनीति है दोस्तों, अपनी अपनी राजनीति। हो सकता है आगे चल के ब्रजेंद्र सिंह को मौका मिले तो वो भी यही रोल करेंगे। वो भी अपने साइड के जो उम्मीदवार उनको हराने के लिए हर तरह की साम दाम दंड भेद की पॉलिसी अपनाएंगे। तो पॉलिटिक्स में सब चलता है दोस्तों। तो मुझे इसमें ऐसा नहीं लगता है कि इतने ज़्यादा एलिगेशन लगाने की या फिर निराश होने की इसमें कोई बात है। चलिए दोस्तों, ये तो अपनी अपनी है। तो आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि मैं सही बोल रहा हूँ, तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें दोस्तों। अगर ठीक हूँ तो भी कमेंट करें, और अगर गलत हूँ तो भी कमेंट करें, ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूँ। और चलते चलते ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।